इस दुनिया में जितने भी समन हो गए उन समनों की हिस्ट्री, जहां तक आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ोगे, मानववंशी शास्त्र, और आप मानव का पूरा इतिहास पढ़ोगे तो 70,000 साल पहले जो इंसान था, वो इंसान अपने ब्रेन से जितना सोचता था उतना ही आज का इंसान सोचता है। तो हमारा समनों का इतिहास जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के हिसाब से अगर देखोगे तो 70,000 साल पहले का इतिहास हमको दिखाई देता है। इसका मतलब है कि ये दुनिया जो बनाई गई है ये समन लोगों ने बनाई है, क्योंकि पहला जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर जिसने भी कोशिश की अपने जीने की संघर्ष करने की, उस व्यक्ति ने समूह में ही अपना काम किया। और व्यक्ति जब एक होता है और वो दूसरे के साथ जुड़ता है और दोनों एक जैसा एक सोच में काम करते हैं, उसको संघ कहते हैं, उसको समन कहते हैं। तो इतना बड़ा इतिहास है हमारा। इन इतिहास का दूसरा पड़ाव अगर हम देखते हैं तो 10,000 साल पहले हमने जंगलों से आकर खेती को करना शुरू कर दिया, खेती का व्यवसाय शुरू किया, हमने ये अनाज उगाने शुरू कर दिए, फसलों को निकालना शुरू किया और जानवरों से टक्कर लेना शुरू कर दिया। वरना कभी कभी जब भी इंसान अकेला पड़ता था तो जानवरों की शिकार बन जाता था। और जैसे इंसान समूह में रहने लगा, संघ में रहने लगा, तब से ये बात हो गई कि वो जीतने लगा। क्योंकि दुनिया के जितने भी जीवित संसार में प्राणी, पक्षी या समूह है, उनमें से एकमात्र ऐसा जीव है जिसको मनुष्य कहा जाता है, उसके ब्रेन का साइज सबसे बड़ा है। जैसा कि मैंने पढ़ा है उसमें से 10,000 साल के पहले से हमने अपने रिसर्च शुरू कर दिए, खेती का व्यवसाय शुरू किया। लेकिन ये सारी बातें इसलिए मैं रेफरेंस देना चाहता हूँ हिस्ट्री का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे का। ये जो भी बातें हमने की है, जब जब हम लोग जुड़े हैं, संग में रहे हैं, जब हमने इकट्ठा होने की कोशिश की है, तभी इंसान का, मानव जाति का इतिहास प्रफुल्लित हो चुका है। वरना जब जब भी हम लोग टूट चुके हैं तो मानव जाति के इतिहास में बिखराव हुआ, मानव जाति की हार हो गई और दूसरे जानवरों ने, दूसरे हिंस्र पशु पक्षियों ने हमारे ऊपर हमला करके हमको लूटने की, जीतने की, मारने की कोशिश की। ये हमारा एंथ्रोपोलॉजिकल इतिहास भी बताता है। और कॉग्निटिव रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ऐसी एक रेवोल्यूशन होती है जो कि ब्रेन का विकास करने की होती है, मन की सोच का विकास करने की जो हिस्ट्री होती है उसको कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहते हैं। तो 70,000 साल पहले मानव के इतिहास में जो कॉग्निटिव रेवोल्यूशन हुई है, उसी रेवोल्यूशन के पैदाइशी आज के हम लोग हैं। और उन लोगों की इतिहास की परंपरा को अगर हमने सीखा, ठीक तरीके से सीखा, तो हम एक बात गलत कर रहे हैं जो कि समन है, जन्मजात समन। आज के कौन लोग हैं? SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज लोग। ये जन्मजात समन इसलिए है क्योंकि उनका समन, यानी उनका मन हमेशा समता में रहता है, वो इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में भी कहा है, वो कहते हैं कि आर्टिकल 14 जो है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सारे भारत के लोगों को, नागरिकों को जब मैं समानता का अधिकार देने की बात करता हूं तो ये बात मैंने कहां से ली? तो महासमंत तथागत बुद्ध के संघ के आइडियोलॉजी से ही ये बात बाबा साहब ने संविधान में लिखी। तो ये वाला इतिहास हमको इसीलिए जानना जरूर है। इसका मैं रेफरेंस देता हूं। तथागत बुद्ध ने जो सारनाथ में, जो आपके यूपी में है, सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षुओं को पहला जो प्रवचन दिया था उसको पंचवर्गीय भिक्षु का समनों का प्रवचन कहते हैं। उसमें तथागत कहते हैं, एवं में तत्संग एवं भिक्षुओं, हे पंचवर्गीय भिक्षुओं, आपको मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि मैंने जो ज्ञान पाया है, वो जो इतिहास मैंने पाया है, वो इतिहास मैं आपको बताना चाहता हूं। वो इतिहास कैसा है? वो कहते हैं कि उस इतिहास का जो पड़ाव है इंसान के इकट्ठा होने से होता है। जब मैं सम्यक संबुद्ध बना, जो बुद्ध गया में, तो मैंने एक चीज पाई कि मैं बुद्ध बन गया हूं, अपने खुद के प्रयत्नों से बन गया हूं। मैंने मन की खोज की और बुद्ध ने अपनी धम्मपद की पहली गाथा में कहा है, मनोपूर्वगम्मा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च प्रसन्नेन भाषण विवा करोति वा ततोर सुख मनवेत्वी छाया वन पाएगी।
वो कहते हैं कि सारी चीजों का अगर बेसिक चीज अगर क्या है तो इंसान का मन है। पहले बुरी चीज हो या अच्छी चीज हो, सबसे पहले इंसान के मन में आती है। अगर उस इंसान की एक्शन, मन की दशा अगर विकृति में होती है, मतलब राग, द्वेष, लोभ, मोह, इन चीज में इंसान का मन उस वक्त व्यतीत रहता है, तब उससे बुरी बात होती है। लेकिन जब उसके मन में राग, द्वेष, मोह से विपरीत, यानी प्रेम, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये वाला जो भाव होता है, तब उसके मन से और उसके शरीर से हमेशा सही या पॉजिटिव प्रवृत्ति होती है। उन्होंने डिफाइन किया कि इसमें से दो चीजें होती है। एक चीज, जो व्यक्ति का मन हमेशा समता में रहता है, वो व्यक्ति समान व्यक्ति है, उसको समन कहा जाता है। बाबा साहब ने अपनी किताब रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन, क्रांति और प्रतिक्रांति, इस किताब में बाबा साहब ने लिखा है कि द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन समन एंड ब्राह्मण कल्चर। इसका मतलब पाली में ब्राह्मण को वमन कहा जाता है। वमन का वॉल्यूम 16 में बाबा साहब ने उल्टा लिखा है। जो उल्टा सोचता है, जो द्वेष में रहता है, जो विषमता में काम करता है, जो दूसरों में हमेशा भेद का ही विचार करता है, तो ये समनों के विरुद्ध का भाव है, वो उल्टा है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा है कि ये दो संस्कृति के बीच का संघर्ष है भारत का इतिहास। तो हमको सीधे लोगों का इतिहास जानना है, क्योंकि इतिहास में अगर हम देखते हैं, सम्राट अशोक का एक शिलालेख है, 6वें नंबर का शिलालेख है, उसमें सम्राट अशोक कहते हैं, ऐसा ही विद्या याम धम्म पालना धम्म विधाने सुखियाना होती थी। सम्राट अशोक ने अपने सारे राज्य का, अपने प्रशासन का तंत्र इस शिलालेख में बताया। इसका अर्थ होता है ऐसा ही यानी ऐसा है, याम यानी मेरे राज्य का, ऐसा ही विद्या याम मेरे राज्य का कानून क्या है, सो धम्म पालना धम्म विधाने। जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने जो समनों का इतिहास उजागर किया, समझा, उसी को मैंने अपना कानून बनाया। और वो 84,000 स्तूपों में, शिलालेखों में उन्होंने रॉक के ऊपर, पत्थरों के ऊपर अपना संविधान लिखा है। जब भी आप 84,000 स्तूपों का, शिलालेखों का संशोधन करोगे और उसको आप भारत के संविधान के साथ कंपेयर करोगे, तो बाबा साहब कहते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोइंग बुद्धिज्म, भारत का संविधान जो है, महासमंत तथागत बुद्ध ने जो शिक्षा दी उसका प्रतिध्वनि, उसकी प्रतिकृति है। इसीलिए सम्राट अशोक की इतिहास की और उनकी लोकतंत्र की अगर भाषा आप जानना चाहते हो, संस्कृति जानना चाहते हो, तो हमको धम्मलिपि और हमारा जो पाली भाषा का ज्ञान है उसको सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि दोज हू डू नॉट नो हिस्ट्री दे आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो इतिहास बना नहीं सकते, और हमको इतिहास अगर बनाना है तो पीछे इतिहास में जाकर हमारी विरासत को देखना पड़ेगा। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि ये कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट को अगर मिटाना चाहते हो तो समनों का इतिहास, समनों का जीवन देना जरूरी है। और सम्राट अशोक आगे लिखते हैं, इससे क्या होगा, तो कहते हैं कि धम्म पालना धम्म विधाने सुखियाना होती थी। इससे एक होगा कि जो व्यक्ति, मैंने जो लिखा है शिलालेखों में, वो समनों का इतिहास, उसका पालन, मैं खुद सम्राट हूं लेकिन उसका पालन सबसे पहले मैं करता हूं, और यही इतिहास को मैं अपनी प्रजा के लिए कानूनन आवश्यक बनाए रखता हूं। इससे प्रजा सुखी होगी, और प्रजा के सुखी होने से इस देश में समनों का इतिहास, समनों की विरासत तैयार होगी। सम्राट अशोक के इतिहास में हमने दूसरी बात जानी है, उन्होंने 18 यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया था। 18 यूनिवर्सिटी सम्राट अशोक ने खुद स्थापित की। और 84,000 जो स्तूपों के बारे में जो भी हम जानते हैं, उसका इतिहास ऐसा है कि 84,000 स्तूप केवल स्तूप नहीं थे, वो बिहार थे, और वो सारे के सारे लर्निंग सेंटर थे। जो सम्राट चलो कोई नहीं, ये जो 84,000 स्तूप थे, केवल ये विहार या स्तूप नहीं थे, बल्कि वो सारे के सारे समनों के विहारों से समणीय धम्म प्रचार प्रसार करने के केंद्र थे।
आप जब भी देखोगे तो इतिहास में तथागत बुद्ध के काल में 16 जनपदों का उल्लेख आता है, जैसे शाक्यों का है, शाक्य का है, कोली का है, वज्जियों का है, लिच्छवी वज्जियों का, ऐसे 16 प्रकार के जनपद थे। वहां पर हर शनिवार को शनिचर्या होती थी। शनिचर्या का मतलब यह है कि हर शनिवार को निकट आना, इकट्ठा आना, जैसे अभी हम लोग 300-400 की संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए, इसी प्रकार के 84,000 स्तूपों में सम्राट अशोक के काल में लोग सन्निकट बैठते थे और इकट्ठा बैठकर निर्णय लेते थे। आपको यह भी पता होगा कि सम्राट अशोक ने एक रूल बनाया था, जो भी व्यक्ति पूरे सप्ताह में जो भी धम्म का या समणीय नियमों का उल्लंघन करेगा, उसकी उस सभा में, शनिचर्या के सभा में उसकी पेशी होती थी, उसकी हेयरिंग होती थी। और वो जो रज्जुक नाम का पद है, रज्जुक यानी जो स्टेट का आज का सेक्रेटरी का दर्जा है ना, उसको रज्जुक कहते हैं। और जो जिला स्तर पर या विभागीय स्तर पर काम करता था, उसको आयुक्त बोलते हैं पाली में। उसी आयुक्त शब्द का आज आयुक्त यानी कमिश्नर का पद क्रिएट किया है। ये सारे पोस्ट, जो पोस्ट का क्रिएशन हुआ सम्राट अशोक के शासन काल में हुआ। इतना प्रगल्भ इतिहास हमारा था। अभी डॉक्टर अमर्त्य सेन के बारे में आपने जाना होगा, उनको नोबेल अवार्ड मिला है इकोनॉमिक्स का। उन्होंने अपने रिसर्च थीसिस में लिखा है, सम्राट अशोक के काल में भारत का जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, वर्ल्ड के हिसाब से 32% था और पॉपुलेशन ये लगभग 8% थी उस जमाने में। आज सोचो, सम्राट अशोक के जमाने में 32% जीडीपी था। उस वक्त सारे के सारे संबंध खाते पीते लोग थे, वो वैज्ञानिक लोग थे, वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुआ करते थे, प्रोफेसर थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर थे, आर्किटेक्ट थे, व्यापारी थे, और समनों के भिक्षुओं के संघ के साथ इनका आदान प्रदान होता था। एक उदाहरण 6वीं शताब्दी का मैं देता हूं। बुद्धिस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में डॉक्टर तापसे नाम का एक लेखक है, वो लिखता है कि सम्राट अशोक ने जो इजिप्ट तक, ईरान, इराक, इजिप्ट तक जो धम्म फैलाया था, उसका एक उदाहरण दिया है। 786 आपको पता है, जो मुस्लिम धर्म की जो स्थापना हो गई 7वीं शताब्दी में, तो उस वक्त के इतिहास का एक उदाहरण हमारे सामने है। मोहम्मद पैगंबर साहब को 9 पत्नियां थी, उसमें से 6ठे नंबर की पत्नी, उनका नाम आयशा था। उस पत्नी का जो शरीर का जो ऑपरेशन होता है, वो ऑपरेशन करने वाला एक बौद्ध भिक्षु, उसका नाम जेठ भिक्षु था। जेठ भिक्षु जो कि पेशे से डॉक्टर था, उस डॉक्टर ने आयशा नाम की रानी का, पत्नी का इलाज किया था। इसका मतलब हमारे इतिहास में जब हम देखते हैं तो इतना समृद्ध इतिहास हमारा था, लेकिन अभी इतिहास टूटा कैसे? तो बाबा साहब ने लिखा है अपनी पुस्तक हुवेर सुधराज में। हुवेर सुधराज में बाबा साहब लिखते हैं, हुवेर सुधराज क्वेश्चन मार्क किया है, शूद्र पहले कौन थे? तो शूद्र पहले बाबा साहब लिखते कि राजा थे। आप राजा थे, महाराजा थे, आप साइंटिस्ट थे, आप प्रोफेसर थे, आप व्यापारी थे, सारा कुछ समृद्ध इतिहास आपका था। पर बीच के काल में जब 11वीं शताब्दी में नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, जादूगोड़ा के औदंतपुरी, ये जितने भी समृद्ध विद्यापीठ थे, यूनिवर्सिटियां थी, जब इनको तोड़ा गया, इनको जलाया गया, उसके बाद आपके हाथ का पेन निकाल गया, आपके हाथ की कलम को निकाल दिया गया, और जैसे आपकी कलम निकाल दी गई, उसमें समन शब्द को विकृत करके उसको श्रमण बनाया गया। और जब श्रमण बनाने के बाद आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान क्या होगी? क्योंकि इंसान जीता है अपनी पहचान से। अगर आप ऑफिसर हो, आईएएस ऑफिसर हो या मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, तो आपके ऑफिस में जाने से पहले लोग चिट्ठी दे देते हैं, क्योंकि आपकी पहचान है। आप आईएएस ऑफिसर हो, आप मिनिस्टर हो, आप चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी आदमी खुलकर आपके ऑफिस में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि आपके सामने बोर्ड पर आपकी पहचान लिखी होती है। ऐसे ही जिसकी पहचान होती है उसी को रिस्पेक्ट मिलता है। हम लोगों ने अपनी पहचान खो दी, क्योंकि हमको समन से श्रमण बनाया गया। श्रमण यानी कौन लोग? तो मजदूरी करने वाले, श्रम करने वाले, लेबर लोग, दिहाड़ी काम करने वाले लोग, खेतों में, खलिहानों में काम करने वाले, मजदूरी करने वाले लोग, ये हमारी पहचान बन गई। इसीलिए हमारा सारा जो इतिहास है हमसे टूट गया। बाबा साहब ने लिखा है कि हमारा संघर्ष किसके लिए है? वो कहते हैं कि अवर्स इज ए स्ट्रगल, अवर्स इज ए बैटल, नॉट फॉर वेल्थ, नॉट फॉर पावर, अवर स्ट्रगल इज फॉर ऑनर,
और स्ट्रगल इज फॉर डिग्निटी और स्ट्रगल इज फॉर रिक्लेमेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। हमारा जो संघर्ष है केवल सत्ता और संपत्ति के लिए नहीं है, क्योंकि आप सत्ता में बैठे रहोगे लेकिन वही शूद्र और अछूत बनकर रहोगे तो आपको आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। समाज में आप मिनिस्टर के तौर पर जाओगे तो कहेंगे ये शूद्र मिनिस्टर है। जब आप चीफ मिनिस्टर बनते हो, आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बनते हो, तो आपकी पहचान क्या बताई जाती है कि ये अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से बने हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना। आपने देखा होगा कि जब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आज भी हालात में शेड्यूल कास्ट से हमारी महामहिम राष्ट्रपति है, उसकी पहचान मीडिया में क्या आती है ना, एक दलित, एक आदिवासी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जब भी हमारा कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनेगा, वो भी शेड्यूल कास्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बताएंगे। अरे उसने कितने सारे जजमेंट लिखे पता है क्या? 4.5 से जजमेंट उनके हिस्टोरिक जजमेंट है। वो एक जस्टिस थे हमारे साउथ से, उनका नाम क्या था? कर्नन साहब ने 1650 जजमेंट लिखे। उनके जजमेंट में से 850 जजमेंट हिस्टोरिकल जजमेंट है और सारे जजमेंट में उन्होंने संविधान की मूल धाराओं को, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया है। लेकिन कर्नन साहब का नाम कोई नहीं लेता। लेकिन जिन जस्टिस ने आपके 4 टुकड़े किए हैं, ऐसा 1 अगस्त को जो जजमेंट दिया है, उनके जजमेंट को उछाला जाता है। ये सारा कुछ क्यों होता है? क्योंकि आपकी पहचान आपने खो दी है। जैसे आपकी पहचान श्रमण से समन हो जाएगी तो आप 85% लोग समन कह जाओगे। आज भी आप ईरान, इराक, अफगानिस्तान में जाओगे तो आपको भारत के लोगों को समणीय लोग ही बताया जाता है और आपको समन लोगों का धम्म ही बताया जाता है। समणीय कल्चर के बारे में आपकी पहचान आज भी पूरा इधर अदर स्टेट में है, अदर राष्ट्रों में है, लेकिन हमने अपनी पहचान को खो दिया है। इस पहचान को बनाने के लिए एक बाबा साहब के उदाहरण के ऊपर आता हूं, जो कि आगरा में 18 मार्च 1956 में बाबा साहब ने जो विधान यहाँ पर किया था। आप लोग इस विधान को बहुत निगेटिव लेते हो, उसका इतिहास में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। बाबा साहब ने वामन राव गोडबोले और महाराष्ट्र के जितने भी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने एक बात कही है, शायद आपने पढ़ी नहीं होगी, गौर से वॉल्यूम को पढ़ लेना। उन्होंने कहा कि मैं आगरा में इसीलिए व्याख्यान देना चाहता हूं क्योंकि आगरा में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की जो यूनिट है वो सबसे स्ट्रांग है। आगरा में शेड्यूल कास्ट के अभी भी लोग सामाजिक दृष्टि से बहुत जागरूक है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन बाबा साहब के उस विधान का हम लोग गलत अर्थ निकालते हैं, निगेटिव सोचते हैं। बाबा साहब ने वो सब विधान क्यों किया था? क्योंकि बाबा साहब ने 1942 में लेबर मेंबर और लॉ मिनिस्टर के तौर पर, एनर्जी और वाटर रिसोर्स मिनिस्टर के तौर पर एक बैच भेजी थी। लॉर्ड लिनलिथगो को मिले थे और उनको बोला था कि मेरे समाज के लोगों को मुझे फॉरेन एजुकेशन के लिए लंदन और अमेरिका में भेजना है। तो उसकी जो स्कॉलरशिप मंजूर की थी उसमें 17 लोगों की बैच भेजी थी। उसमें 15 लोग महाराष्ट्र से थे और 2 लोग साउथ नॉर्थ इंडिया से थे। इन लोगों को बाबा साहब ने भेजा। उन लोगों ने क्या किया उसका एक उदाहरण देता हूं मैं। एक गजबी नाम का एग्रीकल्चर साइंटिस्ट था महाराष्ट्र से, नागपुर से। उसको बाबा साहब ने अपने मिनिस्ट्री में ऑफिस में बुलाया और गजबी को पूछा कि मिस्टर गजबी, व्हाट आर यू डूइंग नाउ? आप क्या करते हो? मैंने तो 17 लोगों को फॉरेन एजुकेशन के लिए भेजा था, उसमें से आप बहुत सारे लोगों को मैं इन्वाइट किया हूं, उसमें से सिर्फ 3-4 लोग ही आप आए हो, उसमें से आप आए हो, क्या करते हो? तो गजबी बोलता है कि बाबा साहब, आपने जो मुझे फॉरेन को, ऑस्ट्रेलिया को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो भेजा था, उससे मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई। मेरे बाल बच्चे अच्छे हैं, मैंने बहुत बढ़िया घर बनाया है और मैं सुख से बहुत आराम से जिंदगी जी रहा हूँ। बाबा साहब कहते हैं कि मिस्टर गजबी, मैंने आपको इसीलिए नहीं भेजा था फॉरेन एजुकेशन के लिए। वहां पर बाबा साहब का एक स्टेटमेंट है। बाबा साहब कहते हैं, इवन योर पीएचडी इज ऑल्सो नथिंग बट इट इज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ हायर एजुकेशन। ये केवल आपका जो रिसर्च होता है ना, पीएचडी, ये भी कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। आपको निरंतर समाज की स्थिति के बारे में अभ्यासगत रहना पड़ेगा और समाज के प्रति अगर आप ध्यान नहीं दोगे, समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी अगर नहीं निभाओगे, तो आपके जिंदगी का कोई मोल नहीं है। इसीलिए इन 17 लोगों से बाबा साहब निराश होकर आगरा में वो स्टेटमेंट किया था।
लेकिन बाबा साहब ने आगरा के लोगों के बारे में बाद में जो महाराष्ट्र में जाके जो व्याख्यान दिया उसमें कहा कि आगरा का यूनिट सबसे तगड़ा, लाहौर का, कराची का और आगरा का, ये 3 यूनिट शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के बहुत ही कारगर थे। ये बहुत अच्छे लोग वहां पर हुआ करते थे और उस वक्त बहुत सारे लोग नौकरियों में भी लगे थे। मैंने आगरा के लोगों से, बहन जी से भी बहुत संपर्क किया। उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे पिताजी और उनके पिताजी भी उस वक्त जॉब करते थे, अच्छे खासे लोग हम थे। पर हम लोग क्या करते कि किसी भी चीज का निगेटिव इंपैक्ट ज्यादा लेते। दूसरा एक उदाहरण देना चाहता हूं मैं, बाबा साहब ने इकट्ठा आने का उदाहरण एक व्याख्यान लखनऊ में भी दिया था। कौन सा व्याख्यान था? वो व्याख्यान ये था, लखनऊ में बाबा साहब ने जब मिनिस्टर के तौर पे, केंद्रीय मंत्री थी, 5 पोस्ट बोली थी उनके पास। लेबर मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्टर थे, वाटर रिसोर्स मिनिस्टर, एनर्जी मिनिस्टर और एम्प्लॉयमेंट और इंश्योरेंस मिनिस्टर थे। इसके मुताबिक बाबा साहब की एक सभा लखनऊ में लगी और जब भी केंद्रीय मंत्री आता है तो वहां पर चीफ मिनिस्टर को जाना होता है। उस वक्त पंत नाम के चीफ मिनिस्टर थे आपके यूपी के। उन मिनिस्टर के सामने बाबा साहब ने SC ST OBC को जो व्याख्यान दिया वो समन संघ का बेसिक विचार है। बाबा साहब ने उस सभा में कहा था कि ये मेरे SC ST और OBC लोगों, आप अगर इकट्ठा हो जाओगे ना तो ये जो चीफ मिनिस्टर है ना तुम्हारे राज्य का, वो तुम्हारे जूतों के लेस बांधेगा। ये क्यों कहा था बाबा साहब ने? ये आप भूल गए यूपी के लोगों। आप में आज इतनी क्षमता है कि भारत में सबसे ज्यादा संख्या शेड्यूल कास्ट के लोगों की और अन्य OBC के लोगों की सबसे ज्यादा आपकी है। उन लोगों को बाबा साहब ने कहा था कि इकट्ठा हो जाओ, वो लोग आपके जूतों की लेस खोलेंगे, बांधेंगे। ये इसीलिए कहा था कि जब आप संगठित हो जाओगे। ये संगठित होने का जो मैसेज है बाबा साहब का, गौर से देख लेना, गौर से सुनना। उनकी 2-4 किताबें, एनिलेशन ऑफ कास्ट है, हु वेयर सुधराज है, कास्ट इन इंडिया है, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस ऑफ डन टू द अनटचेबल्स है, द बुद्ध एंड धम्मा है और रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन है। इन किताबों को या स्पीचेस के वॉल्यूम को आप पढ़ोगे तो समनों का इतिहास क्या था, ये इंसान आपको क्या देना चाहता था और बावजूद इसके क्या क्या करके देना चाहते थे बाबा साहब। बाबा साहब के 4 बच्चे मर गए, एक प्यारी सी पत्नी उनके सामने मर गई, दम तोड़ दिया। उसमें से 2 बच्चे जब मर गए तो उस वक्त बाबा साहब घर में भी उपस्थित नहीं। उस एक बच्चे का उदाहरण से मेरा संबंध है, क्योंकि जब मेरा लंदन में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी करके बाबा साहब के लंदन के घर को खरीदने के लिए मेरी अपॉइंटमेंट हो गई थी। उस घर में जाने से पहले मैंने सारा इतिहास पढ़ा, डॉक्टर अंबेडकर इन लंदन, वो भी लंदन के प्रकाशन में प्रकाशित की किताब है, उसके ऊपर पूरा चैप्टर है 17 नंबर का। तो मैंने देखा कि बाबा साहब ने लंदन में क्या किया। तो बाबा साहब को जब यहाँ से चले गए थे लंदन में, 1 महीने के बाद उनका गंगाधर नाम का बच्चा बीमार पड़ गया, उसको निमोनिया हो गया और बचे हुए पैसे, रमाई के पास से पैसे खत्म हो चुके थे। रमाई उपले बनाकर, उपले बेचकर अपना परिवार चलाती थी। 8 लोग थे उनके फैमिली में। रमाई ने बाबा साहब को खत लिखा कि बाबा साहब आपके चले जाने के बाद 1 महीने के बाद खत लिखा उस माँ ने। वो लिखती है कि बाबा साहब अपने लाडले बच्चों को, गंगाधर को निमोनिया हो गया, उसका टेम्परेचर डॉक्टर बताते हैं कि 103-104 तक चला गया था। मेरे पास दवाई के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए अपने बच्चे की मेरे आंखों के सामने मृत्यु हो गई। लेकिन मैं परेशान हो गई, आपको जाने को सिर्फ 1 महीना हो गया और मैं अगर खत लिखती आपको तो क्या हो जाता, आप वहां से वापिस आ जाते। तो बदले में आपको जो समाज सुधार करना था, आप इस देश के 9 करोड़ लोगों को, SC ST OBC लोगों को दुरुस्त करने का सपना लेकर जो दूसरी बार शिक्षा लेने के लिए चले गए थे, बैरिस्टर होने के लिए, और आप जो DSC लेने के लिए गए थे, उसका क्या होगा। इसलिए मैंने देर से 1 महीने के बाद उस माता ने खत लिखा। और बोधिसत्व किसको कहा जाता है? बाबा साहब रिटर्न में रिप्लाई लिखते हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि रमा, तुम इतनी महान हो, तुमने बच्चे की मृत्यु के बाद 1 महीना तक दुख सहन कर लिया और उसके बाद मुझे खत लिखा। लेकिन रमा, मैं क्या करूं, मुझे समाज की पड़ी है। मैंने अपनी सारी जिंदगी, हजारों साल से जो गर्भ में जो हमारी जिंदगी आप जी रहे हमारे जो लोग हैं, उनकी जिंदगी में रोशनी लाने के लिए यहाँ पर दिन रात 18 घंटे तक पढ़ रहा हूँ। रमा, मैं आपको बहुत महान समझता हूँ, आप बहुत त्यागी औरत हो। एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक काम करो रमा, कि
आप ऐसा करो कि मैं 1 साल के बाद आ जाऊंगा। जब मैं आऊंगा तब आने के बाद हम लोग उस गंगाधर की मूर्ति के ऊपर रोएंगे। 1 साल के बाद बाबा साहब आए और आने के बाद रात भर रोए। वो देखते तो रमाई ने इंग्लिश की को ऑर्डर दिए, उस ऑर्डर थी कोर्ट के जज की ऑर्डर बाबा साहब के सामने थी। फिर रात में सोचा, रमाई बोल रही थी कि बहुत अच्छी जिंदगी मिलेगी। बाबा साहब रात भर सोचने के बाद रमा को कहते हैं कि रमा, मेरी इच्छा है कि अगर मैं जज बनकर रहा तो मेरे इन और ये जो निराधार लोगों की जिंदगी में रोशनी लाने के लिए कौन काम करेगा। रमा, मुझे मोहलत दे दो, मुझे परमिशन दे दो, मैं नौकरी ज्वाइन नहीं कर सकता। ये कसम बाबा साहब ने खाई है। इतनी जिंदगी आपके लिए बर्बाद करने के बाद आपको बार बार समन संघ कह रहा है, पुकार रहा है कि इकट्ठा आ जाओ, आपकी जिंदगी की खुशियां आपका इंतजार कर रही है। आपकी जो आने वाली पीढ़ियां है वो सुख के लिए मोहताज बनेंगी अगर आप इकट्ठा नहीं आओगे। इसलिए समन संघ कहता है कि इकट्ठा आ जाओ, इकट्ठा आने से ही आपका भला होगा। इकट्ठा आने से आपको कुछ ही नहीं करना पड़ेगा। आपने 2 अप्रैल को दिखा दिया था, 15 लाख लोग इकट्ठा आए थे, एट्रोसिटी एक्ट आपको फिर से बहाल कर दिया गया। सारे हक और सारे अधिकार तभी मिल सकते हैं जब आप अपने पुरखों को, महासमनों को, तथागत बुद्ध को, सम्राट अशोक को, ज्योतिराव फुले को, पेरियार को, गुरुचांद हरिचांद ठाकुर को, संत रविदास कबीर, घासीदास के विचारों को जब आप जानोगे और देखोगे कि इन्होंने आपको इकट्ठा लाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी है। इतना ही मैं बोलता हूं, मेरा समय हो चुका है। अगर मेरी बात से कुछ भी अगर गलत हो चुका है तो संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। जय भीम, नमो बुद्धाय, संघं नमामि।